अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन वालों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आवाज आ रही है आप लोगों को? एकदम ठीक। सॉरी यार, ये असल में जूम नहीं चल रहा था, मैं कब से ट्राई कर रहा था कनेक्ट करने की। अच्छा जी, तो कल हमने मेरे प्यारे बच्चों कोड ऑफ एथिक्स के अंदर एक एरिया कवर किया था, इसका नाम क्या था जल्दी बताओ? फीस एंड रेम्यूनरेशन, ऐसा ही है। कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर कटिंग, ऐसा ही है भाई। कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर कटिंग था क्या भाई? कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर कटिंग ये था कि आप प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस चार्ज नहीं कर सकते, और फिर अगर करना भी चाहो तो कब कर सकते हो? जल्दी बताओ। अगर फीस कम करना भी चाहो तो कब कर सकते हो? हाँ जी। स्कोप एंड क्वांटम ऑफ वर्क कम हो, वेरी गुड, बेहतरीन हो गया, समझ आती है बात। अच्छा, तो फिर इसकी सिग्निफिकेंस, ये थ्रेड कितना बिग है, वो आपको कब पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? कुछ हालात वाकयात के हिसाब से। अगर क्लाइंट को पता है कि भाई आपके बेसिस ऑफ फीस क्या है, ऐसा ही है, तो ये थ्रेड ऑब्वियसली कम होता है। दूसरा क्या था इसके अंदर? यस, आपके प्रैक्टिस के लिए बिलाल। दूसरा केस क्या था सिग्निफिकेंस को डिटरमाइन करने के लिए? जल्दी बताओ, हम ताकि ऐसे बातों बातों में याद कर लेना। देखो, अगर सामने वाले को आपके फीस के बेसिस पता है, सही जी, तो ये बात तो समझ आती है कि वो समझता है कि भाई आपने इस बिना पे फीस डिसाइड की है। यस, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी सच एज रेगुलेटर, तो वहां से सेट हुई है, तो भी फिर जासी बात है, रेगुलेटर आपका राइट प्रोटेक्ट करेगा। चलें, गुड। आज हम एक नया केस सीख लेते हैं, केस 2, जिसका नाम है टीम मेंबर ज्वाइनिंग द ऑडिट क्लाइंट। यानी एक बंदा पहले फर्म में काम कर रहा था, अब वो फर्म से उड़ के कहां पे जा रहा है? सर, ऑडिट क्लाइंट पे। देखो, एग्जामिनर इतना खतरनाक है ना, वो तुम्हारे दिमाग से खेलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, वो आपको सिचुएशन ऐसी बना के देगा, बोलेगा कि भाई ये पहले यहाँ पे काम करता था, अब इस कंपनी में काम करने जा रहा है। भाई वो किसी भी कंपनी में काम करने जाए, आपको इससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए, आपका कोई मसला ही नहीं है। अगर वो आपके ऑडिट क्लाइंट पे काम करने जा रहा है तो ये मसला होना चाहिए। पहले बताओ, दोनों बातों में फर्क समझ आया? जल्दी बताओ भाई, दोनों बातों में फर्क समझ आया? देखो, वो मैं बता रहा हूं, फिर मैं अवेयर कर रहा हूं, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, वो इस तरीके से खेलता है अल्फाजों में। देखो, एक बंदा कहीं भी जाए पे काम करे तो आपको क्या है भाई, आप उसकी विश है, वो कहीं भी जाके, उसका प्रोफेशनल राइट है। बट अगेन, अगर वही बंदा ऑडिट क्लाइंट पे जाके काम कर रहा है तो दिस इज अ कंसर्न। अब वो क्या कंसर्न्स होंगे, जरा पहले मेरी बात समझिएगा, सुनिएगा, और फिर मुझे बताइएगा क्या क्या थ्रेट आपको नजर आते हैं। सही जी, फोकस होकर सुनिएगा। इधर मुझे एक बात बताएं, फोकस के साथ। अगर मैं कहूं कि यहाँ का बंदा यानी फर्म का बंदा सामने जा रहा है, तो जॉब करना मना नहीं है ना, आप उसको मना भी नहीं कर सकते, वो जा सकता है, बेशक जा सकता है। पर अगर एक टीम मेंबर यहाँ का फर्म वाला अगर वहां जाके काम करना चाहता है, तो सबसे पहले जो रिस्क अराइज होता है ना, वो आता है फैमिलियरिटी थ्रेट। ऐसा है, फैमिलियरिटी थ्रेट ऐसा ही है। जल्दी बताओ, फैमिलियरिटी आएगा? अब बात समझे, फैमिलियरिटी क्यों कह रहा हूं मैं बच्चों? फैमिलियरिटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब यहाँ पे वो काम कर रहा था तो यहाँ पे उसकी दोस्ती यारी होगी, लॉन्ग एसोसिएशन, वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पे उसकी, मेरे प्यारे बच्चों, दोस्ती यारी होगी और यही बंदा वहां पे जा रहा है, तो क्या वो अपनी दोस्ती यारी में अपने ही टीम मेंबर से, जिनके साथ वो काम किया करता था, क्या वो उनसे काम निकलवा सकता है? जल्दी बताओ, अगर वो लंबे अरसे के लिए था। ऐसा ही है, तो ये तो हो गया फैमिलियरिटी थ्रेट। एक और चीज आपको पता है, इंटिमिडेशन भी हो सकता है, धमकी भी हो सकती है। इंटिमिडेशन भी हो सकता है, धमकी भी हो सकती है। कैसे, जरा बात समझिएगा। इंटिमिडेट, अभी अभी बताता हूँ ना, अभी बताता हूँ। इंटिमिडेशन और धमकी ऐसे हो सकती है कि लेट से आप ये अज्यूम करें कि यहाँ पे जो बंदा था, जो फर्म में था, वो सही है, वो मैनेजरियल या सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर पोजीशन पे था, ऐसा ही है, तो एक बड़े ओहदे पे था। अब ये यहाँ से वहां जाएगा ना, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक फिनोमिना है।
कि इसके अंडर जितने भी काम कर रहे होंगे वो उसकी ऑल्दो रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, तो वो यूजुअली भी डांट खाने के पाबंद होंगे, आदी होंगे। यानी होता है ना भाई, फॉर एग्जांपल मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, मैं तुम्हें फिर बता दूं, क्योंकि ऐसी बात है, मेरा तो उस्ताद और शागिर्द वाला रिलेशन है ना बच्चों से। मेरे इतने स्टूडेंट हैं, मैं क्लास में डांटता हूँ ना, तो कभी वो फॉर्म आते हैं ना, तो एक एक स्ट्रीम ऑफ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब जो है कहीं पेशावर साइड से आ गए या कहीं से आ गए, वो अलग बात है, वो अलग बात है। और जो कुछ मेरे ही स्टूडेंट्स मेरे अंडर काम कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको कहने का, उनको बोलने का मेरा तरीका अलग होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक यूजुअलिटी होती है, मैं इनको कुछ भी डांट सकता हूँ, कह सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि अगर यहाँ पे सीनियर पोजीशन पे बंदा वहां जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो अपना रोब जमा के काम निकलवा सकता है, भले ही वो उस जगह चला गया हो, भले ही वो उस जगह चला गया हो, वो अपना रोब जमा के काम चलवा सकता है कि वंस अ सीनियर ऑलवेज अ सीनियर, यार वंस अ सीनियर ऑलवेज अ सीनियर, हर बंदा रिस्पेक्ट में करेगा। तो वो ऑब्वियस सी बात है अपनी पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज जाके ले सकता है। पहले तो बात समझ आ रही है, अपनी पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज ले सकता है यार, वो इंटिमिडेट कर सकता है। अच्छा, ये तो हो गई सर सारी की सारी बातें कि इससे थ्रेड कौन से राइज होते हैं। खैर मैं वापस से रिपीट करता हूं, अगर यहाँ का फर्म का बंदा, यू कैन से कि गोइंग टू द क्लाइंट, ऑडिट क्लाइंट, तो आपसे पहला सवाल ये कि क्या कोई रिस्क अराइज होता है? यस सर, आपने कहा कि सर उसमें फैमिलियरिटी अराइज होता है, और सर उसके बाद इंटिमिडेशन भी अराइज होता है, ये मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको ये तो बात पता है ना कि सवाल में सिचुएशन ऐसे ही गिवन होगी, आप सवाल में से सिचुएशन को पिक करेंगे और बोलेंगे इसकी वजह से कोई थ्रेट आ रहा है, ऐसा ही? जल्दी बताओ हाँ या नहीं। ओके अच्छा, जब आप बोलेंगे इसकी वजह से थ्रेट आ रहा है, तो आपने फिर जिक्र या तस्करा किसका करना है कि ये थ्रेट सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ऐसा ही है? ये थ्रेट सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ऐसा ही है? तो मुझे आप एक बात बताएं, अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेड की। सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेड की, ये थ्रेड सिग्निफिकेंट कब होगा? अब एक एक करके ना, एक लॉजिकल, देखो जो दुनियावी बातें हैं वो कर रहा हूं ना। आप मुझे बताएं, अगर वो फर्म में काम किया हुआ बंदा, फर्म में जो बंदा काम करता था वो फर्म में कोई 10 सालों से था, क्या ये थ्रेड सिग्निफिकेंट होगा या इनसिग्निफिकेंट होगा? सोच के बताएं। वो बंदा 10 सालों से काम कर रहा है फर्म में, सिग्निफिकेंट होगा? ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा अरसा उतना ज्यादा रिस्क, सीधी सी बात है। अच्छा, अगर यही बंदा वहां पर एक बड़ी पोजीशन पे जा रहा है, एक बिगेस्ट पोजीशन पे जा रहा है, क्या अगेन ये थ्रेट सिग्निफिकेंट होगा? यस, वेरी गुड। तो मुझे बताओ, ऐसे ही फैक्टर्स होंगे जो ये डिटरमाइन करेंगे कि क्या ये थ्रेड सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो हमने कहा सा एक एक करके देखते हैं। टाइम ड्यूरेशन स्पेंड इन द फर्म, ये भी मैंने आपको बता दिया। सेल्फ इंटरेस्ट भी बताता हूँ, इधर देखिएगा, सेल्फ इंटरेस्ट भी बताता हूँ। भाई मुझे बताएं, एक बंदा सीनियर पोजीशन पे, डायरेक्टर पोजीशन पे था, सही अजम्पशन है, डायरेक्टर पोजीशन पे था, जाहिर सी बात है आपको तो पता होगा ना कि जब बंदा जॉब छोड़ के जाता है तो उसके प्रोविडेंट फंड के पैसे जमा होते हैं, सही, जो उसके ग्रेचुटी के पैसे जमा होते हैं, और उसके कुछ अनक्लियर ड्यूज होते हैं, वो जो जॉब छोड़ता है तो उसको मिलते हैं, ऐसा ही है। वो उसके बेनिफिट्स होते हैं जो जमा हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा भी प्रोविडेंट फंड है मेरी फर्म में, तो मेरी सैलरी से एक आधा पोर्शन कट के जमा होता है वहां पर, और एम्प्लॉयर भी उतने पैसे जमा करता है। ये मुझे कब मिलेंगे? ये मुझे कब मिलेंगे? या तो मैं रिटायर हो जाऊंगा या तो मैं ईवाई से चला जाऊंगा, तो ये मुझे पैसे मिलेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, कहानी सुने, अगर ये आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं, इतने सिग्निफिकेंट ड्यूज हैं, और यही बंदा वहां चला जाए, किधर चला जाए, क्लाइंट के पास चला जाए, आप मुझे बताएं, अगर फर्म ये ड्यूज रख के बैठा हुआ है, यानी फर्म वो क्लियर नहीं कर रही, तो क्या फर्म का अपना मफाद आ जाएगा? फर्म का अपना मफाद आ जाएगा? क्या ये पैसे मांग लेगा, मेरा कैश फ्लो आउट हो जाएगा? जल्दी बताओ, ऐसा है मेरे बच्चों? भाई वो पैसे मांग लेगा, मेरा कैश फ्लो आउट हो जाएगा। तो इस वजह से कौन सा इंटरेस्ट क्रिएट होगा फर्म की तरफ से? जल्दी बताएं, कौन सा इंटरेस्ट क्रिएट होगा फर्म की तरफ से? सेल्फ इंटरेस्ट रेट, वेरी गुड, बात समझ आती है भाई के पास एग्जांपल्स बहुत हैं। चलें आगे।
पोजीशन एट क्लाइंट, पहले बताओ पोजीशन एट क्लाइंट का मतलब समझ आता है कि ये जो सिग्निफिकेंस है ये डिपेंड करेगी कि वहां पे किस पोजीशन पे जा रहा है। दूसरा पोजीशन एट फर्म, अच्छा अगर वो यहाँ पे जूनियर था, तुम बताओ यहाँ पे जूनियर था वहां पे भी जूनियर ही जा रहा है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नो। भाई सलाह कह रहे हैं ये पॉइंट बिलर है। भाई बिलर कैसे है, वापस सुन लो भाई। यहां तक समझ आया मेरी जान के जब भी कोई बंदा कंपनी या फर्म छोड़ के जाता है तो उसके आउटस्टैंडिंग ड्यूज होते हैं। जल्दी बताओ साला, फोकस होकर सुनो। यहां तक क्लियर है ना? अब सुन लो, जब आउटस्टैंडिंग ड्यूज उसके हैं और वो वहां चला गया, क्लाइंट पे चला गया, तो अगर फर्म उसके पैसे क्लियर नहीं कर रही है, उसके पास कैश फ्लो के इश्यूज हुए, तो मुझे ये बात बताओ, सामने वाला बंदा तो धमकाएगा ना उसको, ये तो इंटिमिडेशन हो गया। पर फर्म का अपना सेल्फ इंटरेस्ट भी तो आएगा, फर्म बोलेगी यार इसकी बात सुन लेती हूँ ताकि ये पैसे अभी मैं थोड़ा डिले कर लूं, तो फर्म का अपना सेल्फ इंटरेस्ट आ गया। तो यही तो बताया था चसी। अच्छा भाई सेफगार्ड्स, नहीं फराज कह रहे हैं, देखिए तो बात सुने, फराज कह रहे हैं कि सर एक फर्म एक बंदे के आउटस्टैंडिंग ड्यूज से डर रही है। मैंने आपको क्या कहा, वो बंदा क्या नॉर्मल बंदा है या एक हायर पोजीशन पे? हाँ जी जल्दी बताएं फराज। एक बंदा डायरेक्टर लेवल पे, देखो जब सीनियर मैनेजर डायरेक्टर छोड़ के जाता है ना, तो उसके आउटस्टैंडिंग ड्यूज का आपको अंदाजा भी नहीं होता। ऐसा ही है ना? तो आप जब बनेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से अमाउंट्स होती हैं। अगेन आपको वहां पहुंचना है, फिर आप इस बात को डिसाइड कर पाएंगे। नहीं मेरा काफी काम होगा, मैंने तो आपको बताया ना 50,000 पे सैलरी है, 10% लगा लो, उसका 5,000 पे जमा होता है, मेरे लिए क्या सिग्निफिकेंट है? कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। हम आपको पता है गरीब आदमी है। चलो आगे। अब मुझे एक बात बताओ, थ्रेड आ गया, सिग्निफिकेंस देख ली, थ्रेड आ गया, सिग्निफिकेंस देख ली, अब इस थ्रेड को और सिग्निफिकेंस को देखने के बाद हमें क्या अप्लाई करना है? आपको भी ऐसा गरीब बनना है आमीन इंशाल्लाह। चलो सुनो सुनो सुनो, अल्लाह इंशाल्लाह आप सबको इतना गरीब बनाए, इससे भी ज्यादा बनाए बस। और बोलो, चलो जल्दी सुनो फोकस के साथ। हमने कहा आप सर अब ये सेफगार्ड लगाने हैं हमें, आप एक मतलब हम ना एक पार्टिसिपेटिव अप्रोच रखते हैं। आप मुझे बताएं, अगर आप यहाँ पे बैठे हो मेरी जगह पे और आप ये सोच रहे हो कि यार अगर यहाँ का बंदा वहां पे गया है तो क्या सेफगार्ड लग सकते हैं, मुझे लगता है कि पहला से एक एक करके थ्रेड को पिक करते हैं और सेफगार्ड को पिक करते हैं। अगर सेल्फ इंटरेस्ट था तो क्या उसके जितने भी, वेरी गुड, क्या उसके जितने भी पैसे हैं हम आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्लियर कर दें? वेरी गुड यार, वेरी गुड। अच्छा अब आगे सुनिएगा, अगर फैमिलैरिटी है, सही समझने की बात है, अगर फैमिलैरिटी है तो क्या मैं उसको किसी भी फर्म के इवेंट में बुलाऊंगा? उसको किसी भी फर्म के इवेंट में बुलाऊंगा नहीं। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ग्रैंड थॉर्टन में था ना जीडी में, तो वहां पे भी जितने भी इवेंट्स होते हैं ना मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरी उनसे बहुत अच्छी बातचीत है। पर क्या है, मैं फर्म टू फर्म स्विच हुआ ना तो मैं जा सकता हूँ, मेरा कोई मसला नहीं है, मतलब मैं आउट ऑफ द प्रैक्टिस जाता हूँ, मतलब वो मेरी दोस्ती आ रही है वहाँ पे पार्टनर्स जब भी कोई इवेंट होता है, इवन उनका फैमिली का भी इवेंट होता है तो मैं जाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे ग्रैंड थॉर्टन में, हालांकि मैं वो छोड़ चुका हूँ जगह, क्योंकि आप देखो ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो मैं वहां जा सकता हूँ। पर अलबत्ता अगर यही चीज मैं ये करता कि मैं इंडस्ट्री चला जाता और वो मैं इंडस्ट्री जाता, किसी कंपनी में जाता और वो कंपनी ऑडिट क्लाइंट होती, तो क्या तो कोई मसला था? तो क्या मसला था फिर? यस तब मसला था। ऑडिट क्लाइंट हो तो मसला है। सही जी। अब लेट्स से मैं अगर फॉर एग्जांपल ग्रैंड थॉर्टन के पार्टनर्स के साथ या उनके कोई इवेंट वगैरह में जा रहा हूँ तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है यार, कोई भी इशू नहीं है। वो क्लाइंट तो नहीं है ना, वो ऑडिट क्लाइंट तो नहीं है। हाँ इवन तो वो मेरा प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है। सही है। चलो दो बातें हो गई कि आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्लियर कर लो, उसको किसी इवेंट में नहीं बुलाओ। अच्छा एक और बात, हमने इंटिमिडेशन भी तो देखी थी ना, इंटिमिडेशन धमकाएगा भी तो।
तो क्या हम ये कर सकते हैं कि उससे भी चीता बंदा भेजें, यानी फॉर एग्जांपल उससे भी जो हाईली टेक्निकल बंदा हो ना वो भेजें एंगेजमेंट पे, क्या वो धमका पाएगा? क्या वो धमका पाएगा? नहीं। तो उससे भी खतरनाक किस्म का टेक्निकल बंदा भेजो कि सामने वाला खुद ही सही हो जाए। फर्म का इवेंट नहीं, फर्म का इवेंट ये होता है भाई कि फॉर एग्जांपल वहां पे अगर पार्टनर किसी को डिनर पे लेके जा रहा है, तो मैंने वहां पे बहुत काम किया है ना पार्टनर के साथ डायरेक्ट, तो वहां पे पार्टनर मुझे इनवाइट करते हैं कि भाई तुम भी आओ तो मजा आएगा, तो वो कॉल पे बात होती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि उनसे अच्छे फैमिली टर्म्स हैं। तो वो वाले इवेंट है ना, मतलब मैं कह रहा हूँ मैं जाना वहां पे मना नहीं है ना, मैं कोई मतलब कोई ब्रीच तो नहीं कर रहा, क्योंकि कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, फैमिलियरिटी नहीं है ना वहां पे, क्योंकि ऑडिट क्लाइंट नहीं है ना, वो फर्क है। चलें आगे सुनिएगा फोकस के साथ, फोकस के साथ। अच्छा अब मुझे बताएं, ये भी बात समझ आ गई तो अब एक एक करके रीड कर लेते हैं। नो सिग्निफिकेंट एक्टिविटी शुड बी मेड बिटवीन द फर्म एंड द इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट कॉल हिम इन एनी इवेंट ऑफ द फर्म, क्लियर हिज ड्यूज बिफोर हिज लीव्स। जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है? हाँ जी। ओके दूसरा, टीम मेंबर हु इज रिप्लेसिंग the outgoing member should be more competent so as to reduce the intimidation threat। ये भी बात समझ आती है? ये भी बात समझ आती है भाई? यस। मॉडिफाई द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑडिट स्ट्रेटजी। देखो जब यहां से बंदा वहां गया होगा ना, तो उसको ऑडिट स्ट्रेटजी पता होगी कि हम ऑडिट कैसे करते हैं, हम सैंपलिंग कैसे करते हैं। तो क्या अब हम वो स्ट्रेटजी को सेम रखें या चेंज कर दें? नहीं जा सकते सलाह, चेंज। ओके भाई सालार, फिर देखो देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल रखो ना अपने आप की, क्यों जिंदगी कॉम्प्लेक्स करते हो? सालार कह रहे हैं सर जब आप एचबीएल में थे तो क्या फर्म इवेंट में जा सकते थे? भाई मैं उस फर्म के इवेंट में जा सकता था जो उस एचबीएल का ऑडिट नहीं कर रही हो। अगर जीडी, अगर ग्रैंड थॉर्टन, अगर तुम लोग मुझे बताओ, अगर ग्रैंड थॉर्टन एचबीएल का ऑडिट नहीं करती तो क्या मुझे मना है ग्रैंड थॉर्टन के लोगों के साथ घूमना या इवेंट में जाना? नहीं मना ना। मैं सिंपल कह रहा हूँ ऑडिट क्लाइंट, एक चीज तो दिमाग में रखो ना, रट्टे लगाओगे, मैं सिर्फ इसलिए परेशान हो जाता हूँ, रट्टे लगाओगे फंस जाओगे। लॉजिकल बात है, मैंने मैंने क्लियर किया, जानबूझ के क्लियर किया, ऑडिट क्लाइंट, इसके अलावा नहीं। सही है? अच्छा भाई, अपॉइंट रिव्यूअर। अच्छा भाई, अपॉइंट रिव्यूअर का मतलब यही है ना कि आप इंडिपेंडेंट बंदा लगा दें ताकि वो उस काम को क्या कर ले, रिव्यू कर ले। यहां तक कोई मसला? जल्दी बताओ। नो जी। ओके आगे हमने कहा सर अगला केस, केस 3, पर्सन फ्रॉम क्लाइंट ज्वाइनिंग द फर्म। अगेन ये क्लाइंट मतलब ऑडिट क्लाइंट की बात हो रही है। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सामने वाली कंपनी जिसका मैं ऑडिटर हूं, वहां से एक बंदा भी इधर आ रहा है, इससे पहले क्या सीखा था? इससे पहले क्या सीखा था? यहां से वहां जा रहा है, अब क्या हो रहा है? वहां से यहां पे आ रहा है, ऐसा ही है भाई। चलो अब एक मुझे बात बताएं, अब तुम लोग मुझे बताओगे फोकस के साथ, बहुत ही लॉजिकल बात करना। वहां से जब बंदा यहां पे आ रहा है, तो क्या अब इस केस के अंदर फैमिलियरिटी थ्रेड हो सकता है? फैमिलियरिटी थ्रेड हो सकता है? जैसे बच्चे कह रहे हैं हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि लॉजिकल बात है यार, लॉजिकल बात है, वहां पे वो उसकी दोस्ती आ रही होगी, अब वो यहाँ पे आके अगर उसी का ऑडिट करेगा तो लॉजिकल सी बात है भाई, वो उसकी सुननी पड़ेगी उसको बातें लोगों की वहां के। ऐसा ही है। चलें वाइस वर्सा, एक और चीज, आपको नहीं लगता कि अगर वो बंदा वहां पे काम करके आया है तो वही काम ये यहाँ पे आके रिव्यू करेगा? सवाल है, मतलब मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, सवाल है। सेल्फ रिव्यू हो सकता है। हाँ तो हम देखो, अब मैं तुम्हें क्या कह रहा था, मैंने तुम्हारी कितनी डिटेलिंग पे काम किया, पहले कितने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम किया। अब देखो तुम खुद बताते हो सेल्फ रिव्यू क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, तो दैट वाज द रीजन बिहाइंड कि मैं बेस बना रहा था वहां पे। केसेस तो जल्दी हो जाएंगे अब। सही है? आगे
हमने कहा सेल्फ इंटरेस्ट, फैमिलियरिटी, इंटिमिडेशन, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ऐसा ही है। इंटिमिडेशन भी वही कि जो सामने वाली कंपनी है जहां से वो उठ के आ रहा है वो लोग इसको धमका सकते हैं और इसके पैसे वहां फंसे हुए होंगे, तो ये कौन सा थ्रेड हो गया? इसके पैसे हो सकता है वहां फंसे हुए हों, ये कौन सा थ्रेड हो गया? हाँ जी, सेल्फ इंटरेस्ट, वेरी गुड। आगे हमने कहा सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, अब थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं कि ये थ्रेड सिग्निफिकेंट कब होगा, ये थ्रेड सिग्निफिकेंट कब होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर यही बंदा वहां पर उस साइड पर एक बड़ी पोजीशन पे था और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इन्वॉल्व था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, तो क्या ये थ्रेड सिग्निफिकेंट होगा? यह सेल्फ रिव्यू थ्रेड इतना बड़ा होगा कि तुम्हारी सोच है, सेल्फ रिव्यू थ्रेड विल बी सो बिगर कि आपको समझ ही नहीं आएगी बात कि भाई वो कैसे करेगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर लाइन आइटम को उसने देखा होगा, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। वेरी गुड। पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल हु वाज वर्किंग एट द क्लाइंट। अच्छा, पोजीशन अज्यूम्ड इन द फर्म के यहां पे किस पोजीशन पे आ रहा है? मैं कह रही हूं सर पैसे फंसे हैं तो इंटिमिडेशन होगा ना? नहीं, पैसे फंसे हैं तो सेल्फ इंटरेस्ट भी तो होगा ना। इंटिमिडेशन तो उनकी तरफ से होगा, सेल्फ इंटरेस्ट तो इसकी तरफ से होगा ना। मैं बात क्लियर है? ओके। और तीसरा पॉइंट देखो, threats would be created for decisions made or work performed by the individual in the period while employed at the client। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बेसिक बात बता रहा हूं, अगर मैं तुम लोग को मुझे बताना, इधर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं तुम लोगों के लिए ताकि आप लोग अकॉर्डिंगली याद रखें। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो बंदा है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो वहां से यहाँ पे आया है, सही है जी, हम कह रहे हैं कि ये जो है कितना टेन्योर रह के आया है। इसने कहा इसने काम किया है जनवरी 1 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023, ऐसा ही है। इसको हम ऑडिट की जबान में कहते हैं या अंग्रेजी में कहते हैं पीरियड इन ऑडिट। हाँ भाई, क्या कहते हैं? पीरियड इन ऑडिट, यानी ये मेरा ऑडिट पीरियड भी है। सर थ्रेट्स हम ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे होते हैं, तो हमने यही तो देखा, पीरियड इन ऑडिट। अच्छा खैर, अब दो चीजें हैं, मुझे जो अपॉइंट किया गया है ना, अपॉइंट किया गया इस पीरियड को ऑडिट करने के लिए किया गया, और सामने वाला बंदा इसी पीरियड पे काम करके आया क्लाइंट पे, और वो भी कहां इन्वॉल्व था? ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। लेट्स से ये सीएफओ था। अब आप मुझे बताएं, अगर इसने फर्म ज्वाइन की लेट्स से 2 जनवरी 2024 को, क्या कोई थ्रेट है? क्या कोई थ्रेट है? हाँ जी, थ्रेट है। यस सर, डेफिनेटली है। इसने अगर ये फर्म ज्वाइन की है ना 2 जनवरी को भाईजान, तो ये 2 जनवरी को तो ज्वाइन कर रहा है, वो ईयर एंड के बाद ही कर रहा है, बट वो जो जिस पीरियड के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था, मेरी बात समझिएगा, जिस पीरियड के लिए वो रिस्पॉन्सिबल था उसी को उसको ऑडिट करना है। क्या ये सेल्फ रिव्यू थ्रेड एक सिग्निफिकेंट थ्रेड है? क्या ये सेल्फ रिव्यू थ्रेड एक सिग्निफिकेंट थ्रेड है? ऐसा ही सिग्निफिकेंट है। वेरी गुड, तो कहानी समझ आई। पीरियड इन ऑडिट कि जो पीरियड है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, उसी को मैं रिव्यू करूंगा। चलें आगे। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि सर हमें यहां पे सेफगार्ड्स लगाना है। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है? सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कैन नॉट बी मेड पार्ट ऑफ ऑडिट टीम इन द सेम ईयर इन विच द इंडिविजुअल लेफ्ट द क्लाइंट बिकॉज ऑफ सेल्फ रिव्यू एंड फैमिलियरिटी थ्रेट। ऐसा ही है, यानी उस पीरियड के लिए तो भाईजान वो आ ही नहीं सकता। मेरी बात को फोकस होकर सुनिएगा, उस पीरियड के लिए तो वो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता भाई? क्योंकि थ्रेड इतना सिग्निफिकेंट है कि वो कैटर ही नहीं हो पाएगा। ऐसा ही है।
आगे, कैन बी अपॉइंटेड नेक्स्ट ईयर बट अपॉइंट रिव्यूअर फॉर हिज वर्क, यानी बोल रहा है कि भाई अब अगले साल भले ही चाहो तो अपॉइंट कर लेना, बट उसके काम के लिए किसको रख लेना, जल्दी बताओ, उसके काम के लिए किसको रख लेना, रिव्यूअर को। ऐसा ही है। रीस्ट्रक्चर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अच्छा आप कहने का मतलब यह है कि वो आप यूं समझें कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पूरी इन्वॉल्व नहीं था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मेरे बच्चों पूरा इन्वॉल्व नहीं था, बट हाँ एक चीज थी कि उसने जो काम किया हुआ था वो फिक्स एसेट पे किया हुआ था। अब अगर वो जूनियर पोजीशन पे यहाँ पर आ रहा है तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मैं उसको फिक्स एसेट का एरिया ऑडिट करने के लिए दूंगा या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रीस्ट्रक्चर कर दूंगा? हाँ जी, रीस्ट्रक्चर कर दूंगा कि भाई इसको बोलेंगे तू कोई और काम कर ले भाई, पीपी को छोड़, तेरी मेहरबानी। क्या हम उसको सेल्स दे सकते हैं? यस, ऐसा ही है हबीबा। नहीं, रीस्ट्रक्चर तो उसी साल हो सकते हैं ना। देखो दो चीजें फोकस के साथ, दो चीजें ना क्लियर करते हैं। अगर सामने वाला बंदा एक हायर पोजीशन से यहाँ पे हायर पोजीशन पे आ रहा है तो मना है ना, उसी साल तो रख ही नहीं सकते उसको, ऐसा ही है, क्योंकि जो पीरियड के लिए वो जिम्मेदार था वो उसी को रिव्यू नहीं कर सकता, उसको तो हटा दो। पहले बताओ बात समझ आती है? ये आप नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर है? एक बड़ी पोजीशन का बंदा हो गया। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूं कि एक, यू कैन से कि भाई अगर वही बंदा आ गया तो हमने एक साल उसको साइड में रखा, हमने कहा नहीं कर सकते, क्या अगले साल उसको अपॉइंट कर सकते हैं ऑडिट के लिए? अगले साल रख सकते हैं ऑडिट के लिए, यस, पर एक शर्त है, उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? अच्छा अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। हमजा कह रहे हैं सर हम पेपर में कैसे डिसाइड करें कि बड़ी पोजीशन है? क्या आपको वो लिख के नहीं देगा? सवाल है, क्या आपको वो लिख के नहीं देगा? क्या आपको डेजिग्नेशंस का अंदाजा नहीं है? लिखा होगा ना जानी, तो उस पर तो कोई टेंशन नहीं है। तो लिखा होगा आपके पास कि भाई ये पोजीशन है, यहाँ से यहाँ पे इस पोजीशन पे आ रहा है, तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा। सही है, चलो आगे 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 सुनो। फिर मैंने कहा आप इसको हटा दें, सिग्निफिकेंट पोजीशन को, एक जूनियर वहां से यहाँ पे आया पर वो वहां पे फिक्स एसेट किया करता था। साइलेंट नहीं होगा ना, देखो तुम लोग फिर बिला जो कॉम्प्लेक्स बना दो, अब्दुल मुईज कहने से साइलेंट हो, भाई क्यों साइलेंट होगा यार? वो ये तो नहीं कह रहा ना कि होठों में ऐसी बात में छुपा के चली आई, वो तो नहीं कह रहा ना, ये क्या कैसी बातें करते हो यार, साइलेंट क्यों होगा, सवाल है। कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है यार वो। हाँ हाँ, ये क्या बात हुई, मतलब बिला वजह साइलेंट होगा? अच्छा, ये तो मैं FAR 1 से लेके ऑडिट तक सुनता हूँ ना, कि सर अगर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ना दिया हो तो लीज मेरा बाप कैलकुलेट करेगा, प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा? हाँ ये बताओ, ये कैसे सवाल होता है? IBR ही नहीं दिया हुआ होगा, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ही नहीं होगा। अब ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज टर्म है, सर अगर वो नहीं बताया कि एक्सटेंड करूंगा नहीं करूंगा, तो भाई क्यों नहीं बताएगा यार? बताएगा ना, हर चीज बताता है। सही है, तो इसको थोड़ा ऐसे समझो कि भाई वो एग्जामिनर है, वो पूछेगा। सही है, चलो ओके। अच्छा सर, फैमिलियरिटी थ्रेड तो कभी रिड्यूस नहीं हो सकता ना? हो सकता है ना, देखो बात सुनो भाई, वो क्या फैमिलियरिटी क्यों कह रहा, आप पहले साल में उसको क्यों हटा रहे हो? ऐसा ही है, पहले साल में इसलिए हटा रहे हो कि फैमिलियरिटी भी है, और फैमिलियरिटी ज्यादा सेल्फ रिव्यू का खतरा था। बात क्लियर है? ओके, आगे सुनिएगा। फिर हमने कहा कि भाई अगर जूनियर आता है ना, नॉर्मल रखते हैं इसको, अगर जूनियर आता है तो क्या वो बंदा पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इन्वॉल्व था या किसी एक हिस्से में? जल्दी बताओ, किसी एक हिस्से में। तो क्या उसको वो एरिया ऑडिट करने के लिए दोगे या सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रीस्ट्रक्चर कर दोगे? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। रीस्ट्रक्चर कर देंगे, तो ये सारी चीजें सोचने का तरीका है। बात क्लियर है? मतलब जो मैं प्रैक्टिकली भी करता वही कर रहा हूं यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ।
अच्छा कितने केसेस कर लिए अब तक? ये सारी कहानियां सिखा रहा हूँ ताकि आप आराम से उसको गेज कर पाए। मैंने क्या किया, मैंने ICW वगैरह से जगह जगह से सिनेरियोज उठाए तुम्हारे लिए यहाँ डाल दिए। अब ये तुम्हें काम आएंगे। 3, पहला फीस, यहाँ का बंदा वहां चला जाए, वहां का बंदा यहाँ आ जाए, ऐसे ही याद रखना तुम लोग। केस 4, कंटिजेंट फीस, फिर फीस आ गई। अच्छा बात समझिएगा, बाज होगा तो तुम लोग मुझे खुद बताओगे। अब देखो मैंने तुम्हें सोचने का पैरामीटर बताया ना, तुम खुद बताओगे मुझे कि सर ये गेम है। चलो जी आ जाओ सुनिएगा। मैं अगर तुमसे ये कहूं कि क्लाइंट तुम्हें कहता है कि तुम्हारी फीस डिपेंड करती है, तुम्हारी फीस डिपेंड करती है कि मैं कितना टैक्स सेव करूंगा। यानी फॉर एग्जाम्पल जितना मैंने टैक्स सेव किया उतनी परसेंटेज तुम्हें मेरी जो टैक्स सेविंग की है वो मिलेगी। हाँ भाई क्या हो गया ये? सेल्फ इंटरेस्ट, वेरी गुड यार, वेरी गुड। सेल्फ इंटरेस्ट कैसे यार, मतलब फीस तो फीस है ना, क्या मसला है? क्या मसला है भाईजान? डिपेंड करता है तो अच्छा इसमें कौन सा प्रिंसिपल आपका ब्रीच होता है, जरा बताएंगे आप? कौन सा प्रिंसिपल ब्रीच होता है? ऑब्जेक्टिविटी, वेरी गुड, बेहतरीन, वेरी गुड यार। कितना अच्छा पढ़ा है मैंने तुम्हें, खाली ये देखो खुद बताते हो। चलो वेरी गुड, इधर आगे। बिलाल कह रहे हैं सर लेस कोट वाले में सेल्फ इंटरेस्ट बता दें। यार ये तो कल भी बताया था, आज रिवाइज भी कराया था यार, कोई बता दो प्लीज यार यहाँ पे लिख के। जानी अभी पहली चौरंगी पे चले गए हो तुम। हाँ जी कोई मसला नहीं, कोई बता दे बच्चा, ताकि हम यहाँ पे कंक्लूड कर लें। जल्दी बताओ भाई, कोई बच्चा बताए जल्दी से, सेल्फ इंटरेस्ट कैसे था उसमें फीस वाली में? हाँ जी, फीस वाली के अंदर जो पहला वाला था उसके अंदर सेल्फ इंटरेस्ट कैसे था? जल्दी बताओ, कोई बताए या मैं वापस बता दूं, जल्दी बोलो। चलो मैं बता देता हूँ, मतलब उम्मीद थी तुम लोग बताओगे, चर्सियों तुम लोगों को याद नहीं है ना। सेल्फ इंटरेस्ट बिलाल ऐसे था कि उसके अंदर आप अगर कम फीस कोड कर रहे हैं किसी और ऑडिटर के मुकाबले में, तो आपका अपना पर्सनल मफाद आ गया ना, आपका अपना पर्सनल मफाद आ गया ना, आप ऑब्जेक्टिवली तो काम नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप तमीज से काम करना चाहते तो आप फीस क्या कम रखते या उतनी रखते जितनी होनी चाहिए काम के लिए? यस, ऐसे ही बिलाल, उतनी रखते ना जितनी होनी चाहिए काम के लिए। अब कम फीस कोट करके काम कम करोगे तो क्या ये ऑब्जेक्टिवली काम करना हुआ? सवाल है, नहीं ना? बात क्लियर है बिलाल? तो ये वहां पे सेल्फ इंटरेस्ट ये था। चलो ओके। सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, फी एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड टैक्स सेव्ड, फी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड। अच्छा क्लाइंट आपको कह रहा है कि जितनी कम मिस स्टेटमेंट्स होंगी ना, जितनी कम मिस स्टेटमेंट्स होंगी उतनी ज्यादा फीस होगी। हाँ भाई, अच्छा तरीका है ना, बेहतरीन तरीका है ऐसा ही है। अच्छा वो कह रहा है जितना जल्दी तुम ऑडिट कंप्लीट करोगे ना, जितना जल्दी, और जितने दिन जल्दी कम किया उसके हिसाब से तुम्हें $1000 एक्स्ट्रा मिलेंगे एक दिन के। हाँ भाई, क्या करूंगा मैं? जल्दी खत्म कर दूंगा, कल ही खत्म कर देंगे। अच्छा हाँ, तो ये अलाउड नहीं है ना, बात समझ आई? अच्छा तो देखो कहने का मतलब ये है कि फीस के जो अप्रोप्रिएट मेजर्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया था, या तो फिक्स फी होगी या आर्ली बेस पे डिसाइड की हुई होगी, ऐसा ही है? जल्दी बताओ, या तो फिक्स फी होगी या तो आर्ली बेस पे डिसाइड की हुई होगी ना। अदरवाइज या और कोई तरीका नहीं है ना, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है। आगे हमने कहा सेफगार्ड्स क्या हो सकते हैं, सेफगार्ड्स क्या हो सकते हैं? हमने कहा सच फी इज नॉट अलाउड फॉर अश्योरेंस एज वेल एज नॉन अश्योरेंस असाइनमेंट। अच्छा अश्योरेंस का मतलब है ऑडिट, नॉन अश्योरेंस का मतलब ये है कि आप उसको टैक्स की सर्विसेज देते हैं, उसको रिटर्न फाइल करके देते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप उसको रिटर्न फाइलिंग में हेल्प करते हैं तो क्या ये नॉन अश्योरेंस है या अश्योरेंस सर्विस है? हाँ जी, नॉन अश्योरेंस है, क्योंकि आप अश्योरेंस तो नहीं दे रहे।
अच्छा, अब मेरे बच्चों ये बताओ, अगर ये नॉन एश्योरेंस सर्विस है, मैंने मान लिया नॉन एश्योरेंस सर्विस है, सही है, पर तुम लोग मुझे भी तो एक और बात बताओ ना, नॉन एश्योरेंस सर्विस में भी क्या आपका ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल चला जाता है, या वहां पे भी आपने एथिक्स से कंप्लाई करना है? कंप्लाई करना है ना। तो आप तो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करें, आपको एथिकल तो रहना है, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज बाइंड बाय दोस प्रिंसिपल्स, बाइंडिंग है उसके ऊपर। क्लियर है? अच्छा भाई आगे, ओनली एग्रीएबल फी टर्म्स आर लमसम फीस और आर्ली बेसिस, यही कहा था हमने। तो आप क्लाइंट से बोले भाईजान ये फीस का तरीका कार है, आप जो कह रहे हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा। बात क्लियर है भाई? केस 5, गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी, ये मैं अगर तुम्हें बताऊं तो लानत है यार, ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है। हाँ भाई, कोई एग्जाम्पल बताए? कोकोमो टिकट्स, ऐसा ही है। हाँ चलो, अब ये बात देखो, अब देखो कैसे पता था, सेल्फ इंटरेस्ट एंड फैमिलियरिटी दोनों थी, इसमें एक थ्रेड गायब है, इसमें इसमें एक थ्रेड गायब है, जल्दी बताओ कौन सा? इंटिमिडेशन, वेरी गुड, वो धमकाएगा। अच्छा अब देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है ना मैंने, ऑडिट टीम्स ऑब्जेक्टिविटी में बी कॉम्प्रोमाइज, ऑडिट टीम की ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी एंड दे वुड बी टू एक्सेप्टिंग द ऑडिट क्लाइंट्स वर्क इफ दे आर ट्रीटेड विद द गुड्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू। देखो आखिर में क्या लिखा हुआ है, कौन सी वैल्यू? कंसिडरेबल वैल्यू। अच्छा, अगर उसने आपको लाके टॉफी दे दी, कैडबरी दे दी, तो क्या वो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगी, या खुद भी खरीद के साथ खा सकते हो? सर खुद भी खरीद के खा सकते हैं ना। ऐसा ही है। अगेन अगर क्लाइंट डिनर पे ले गया तो दैट इज अ नॉर्मल यार थिंग, वो क्लाइंट डिनर पे लेके जाता है, और यहाँ पे हर जगह ऐसा होता है, क्लाइंट के डिनर पे जाने का कोई मसला नहीं है। हाँ, क्लाइंट आपको डिनर पे लेके जा रहा है, वो आपको बोल रहा है साला आओ तुम्हें मुनाल पे खाना खिलाने देता हूँ, बट पहले तो तुम्हें क्यों लेके जा रहा है वो मुनाल, वो भी पहाड़ों की चोटी पे, कि भाई ऊपर जाके तुम्हें खाना खिला रहा है, तो वहीं से धक्का दे देगा तुम्हें। भंगी, बोल रहा हूँ कि जब खाना खाने जा रहे हो, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, तो बात खत्म हो गई। ऐसा ही है। चलो गुड। हाँ नॉर्मल भी खिलाएगा। सही है, चलें आगे। तो क्या पहले मुझे बताओ, ये बात बताओ बच्चों, कि अगर ऐसा है कि गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू की है, तो क्या ऐसा होगा, बाय डिफॉल्ट होता है यार ऐसा, कि आप टू सिंपैथेटिक हो जाते हैं उनके व्यूज को लेकर, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उनकी बातें? ऐसा ही है। यहाँ पे होंगे हमारे शपाटर बैठे हुए क्लास में जिन्होंने कुछ लोगों को इजी लोड करा के दिया होगा, ऐसा ही है। तो फिर सामने वाला बंदा भी तो तुम्हारी बात मानता है ना। अगर तुमने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का रिचार्ज कराया होगा, तो उसने 50 मिनट तुम पे लगाए होंगे, 50 किसी और पे लगाए होंगे, ऐसा ही है। पर कुछ तो एक्सेप्टेंस थी, कुछ कुछ तो एक्सेप्टेंस थी। हाँ, अब देखो ये जो हंस रहे हैं ना, ये जो हंस रहे हैं, इनको पता होगा। हाँ इनको पता होगा, इनको पता होगा ये क्या कह रहा हूं मैं, इनको पता होगा। भाई सीधी सी बात है। अच्छा फिर ये सवाल भी होता था, ये सवाल भी होता था, सुनना, ये सवाल भी होता था, मैं कसम से, ये सवाल भी होता था, यार अभी तो 100 रुपए का बैलेंस डलवा के दिया था, कहाँ गया? ऐसा ही है। सलार कह रहे हैं मुझे कभी मैसेज नहीं आया, तो चसी तू 100 का बैलेंस डलवाता होगा तो वो किसी और पे खर्च होता होगा, तुम पे नहीं होता होगा। मेरे ख्याल से तू वाहिद वो शख्स है जो बैलेंस डलवा के भी बोलता होगा प्लीज रिप्लाई। चलो खैर है, इधर आकिब कह रहे हैं सर मैं तो पैकेज लगवा के देता था, मैं, मेरे ख्याल से आकिब तू तो टावर पकड़ के खड़ा हो जाता होगा ना, एंटीना। ऐसा ही है। बिलाल कह रहे हैं सर आपको आया,
भाई देखो, मेरे केस के अंदर मैंने कभी इजी लोड नहीं करा के दिया, मैं सीधे शादी करके ले आया। तो आप जरा देखें, अब मैं अपनी कबीर की अम्मी को इजी लोड करा के देता हूँ सुपर कार्ड। सही है ना? तो आप मतलब इन्वेस्टमेंट देख के करें ना। जजाकल्लाह, आप इन्वेस्टमेंट देख के करें ना, आपकी इन्वेस्टमेंट भी तो ऐसी होती है ना। हाँ, सॉर्ट ऑफ कह सकते हो। तो आपकी इन्वेस्टमेंट गलत जगह पर है ना। अच्छा, सही है। अब रिप्लाई नहीं आता तुम्हें आएगा भी नहीं बेटा, जो तुम्हारी हरकत है ना, तुम्हें नहीं आएगा रिप्लाई। ये तो मैं भी कह रहा हूँ तुम्हें, मैं भी लड़की होता मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं करता। सही है। ऐसा ही होगा, सीधी बात। मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं लड़की होता तुम्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान होता। मैं भी तुम्हारे घर की पूरी जायदाद अपने नाम पे करवा लेता, तब भी तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, अच्छा इधर भाई, पॉइंट पे आ जाओ वापस जल्दी। चलो इधर, मतलब ये बात तो तय थी ना, अगर मैं लड़की भी होता तो खूबसूरत तो होता ना। बात ये तो, तू वैसे भी जायदाद तो नाम कर ही देता। सही। इधर देख ले भाई। ये तो है। अच्छा चलो, फोकस इधर। भाई तुम किस टॉपिक पे ले जाते हो यार। इधर देखो भाई, सिग्निफिकेंस फैक्टर्स इधर। चलो जी, शुक्रिया। इधर प्लीज फोकस के साथ। सिग्निफिकेंट, हाँ भाई, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स। काफी प्यारा होना था मैंने, बिल्कुल। इधर, इधर देख लो भाईजान। आपको पता है पत्थर का अजाब है। इधर देख ले भाई। हाँ हाँ, ये मेरे ख्याल से, ये जो सालार है ना, ये समील के साथ सो के आया है, मुझे लगता है। ये दोनों साथ बैठे हुए थे रात को। ये आज, मुझे लगता है उसकी आत्मा इसमें आई हुई है। नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि देखो जो बातें आज ये कर रहा है ना, ये ट्रू रिफ्लेक्शन है समील की। ऐसा ही है। तो समील ने बोला कि भाईजान मैं तो नहीं हूं आज क्लास में सुबह वाली, तो प्लीज आप मेरा रोल अदा करें और बरकरार रखें। सही है। इधर चलो, फोकस इधर जानी। ओके, चलो आ जाओ। जल्दी मुझे बताओ, ये लेवल ऑफ थ्रेट, हाँ जी, ये लेवल ऑफ थ्रेट जो है, ये सिग्निफिकेंट कब होगा? जब उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। ऐसा ही है। हाँ जी मेरे बच्चों, ऐसा ही है। अच्छा, और नेचर ऑफ गिफ्ट्स, कि वो किस तरीके का गिफ्ट है। देखो, एक तो ये हो गया ना कि मॉनेटरी वैल्यू हो गया, तो नेचर ऑफ किस तरीके का गिफ्ट है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ इसकी। हमारे पास यूजुअली क्लाइंट क्या होता है कि अब मेरा ईएफयू लाइफ क्लाइंट है। सही है। ईएफयू लाइफ मुझे, जब उनका ईयर एंड होता है तो मुझे हर साल कैलेंडर वगैरह आता है। क्या ये नेचर ऑफ गिफ्ट गिफ्ट जो है वो नॉर्मल है सबके लिए? हाँ जी। क्या ये नेचर ऑफ गिफ्ट नॉर्मल है? हाँ बिल्कुल नॉर्मल है भाई। अच्छा, ईएफयू लाइफ से अगर मुझे एक आईफोन आ जाए, आईफोन 14 आ जाए, आईफोन 15 आ जाए, तो सिग्निफिकेंट है। मॉनेटरी वैल्यू भी ज्यादा है, नेचर भी ऐसा है कि समझ नहीं आ रही भाई। देखो, एक नेचर का मतलब क्या? नेचर का मतलब ये है कि क्या वो अपनी मार्केटिंग के लिए नॉर्मली सबको वो गिफ्ट प्रोवाइड करता है? यस, तो मेक सेंस। पर नेचर ऐसा है भाई, मोबाइल क्यों दे रहा है यार? सही, तो ये ब्राइब है ना, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सही है। आगे, सेफगार्ड्स। सेफगार्ड ये है कि अगर कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, तो क्या, मुझे बात बताएं, अगर सिग्निफिकेंट है, अगर वो गिफ्ट या हॉस्पिटैलिटी सिग्निफिकेंट है, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो अलाउड है या नॉट अलाउड है? नॉट अलाउड है। अच्छा, अगर
सिग्निफिकेंट नहीं है तो अलाउड। यस, बिल्कुल ऐसा है। तो ये हो गए कुल मिला के हमारे कितने केसेस भाई? 5 केसेस। कल की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, रीजन भी कि हम जब छठा केस करेंगे उसके बाद हम पास पेपर करेंगे और पहला पास पेपर होगा एथिक्स का आपका। क्लियर है भाई? चलें, गुड, डन। तो यहां तक प्लीज अच्छा ये बुक में है केसेस सारे मेरी? ये मैंने डलवाए थे, बुक में डाले हैं ना उसने? या मैं इसकी वो भेजूं पीडीएफ? है ना? बस बस फिर बेहतरीन है। ओके, मैं भी पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। सही है, चलो, ओके, गुड, अल्लाह हाफिज।